शांडिल साहब, आप आर्मी में रहे और इस समय बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है अग्निपथ, जिसमें भारत देश के युवाओं को 4 साल के लिए फौज में जगह दी जा रही है, पर उसको आप कैसे देखते हैं? अग्निपथ किसी भी लिहाज से इस ग्लोरियस आर्मी के लिए फर्दर ग्लोरी नहीं देगा जी। ऐसा भी मेरा मानना है, बिकॉज मैंने भी 35 साल सर्विस की इस महान इंडियन आर्मी में जी। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो योजनाएं बीच में ले आते हैं जी। बिना सोचे समझे, वो सचमुच में हमारे ना तो युवाओं के हित में है जी। ना देश के हित में और ना ही इंडियन आर्मी के हित में है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी अवधि में सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक जवान को दुश्मन का सामना करने के लिए जी। जो मैं देखा है युद्ध में स्वयं भाग लेकर उसके लिए ट्रेन करना होता है। बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं तो खुद ट्रेनिंग मेजर रहा हूँ अपने सेंटर का, तो इस प्रकार का ये संभव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी ये दावा करती है कि इस बार जो है बदलाव नहीं होगा, जैसे हिमाचल में रीत रही है, रिवाज रहा है कि हर बारी नई सरकार को मौका देते हैं हिमाचल के लोग। क्या लगता है आपको, बीजेपी का ये कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा? इस क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी कोई स्कूल का कमरा या स्वास्थ्य का केंद्र का कमरा या कोई भी सड़क, कोई भी बड़ा विकासात्मक काम नहीं हुआ, तो ये दावा करना कि हम दोबारा रिपीट करेंगे, बिल्कुल सरासर गलत। क्या आप भी चुनावों को नजदीक देखते हुए अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों में विचर तो नहीं रहे? क्या आपकी तरफ से पहले से ये प्रयास किए जा रहे हैं? क्या कारण रहे? क्योंकि क्षेत्र के लोगों को वंचित रहना पड़ गया कुछ चीजों की वजह से। लोग कहते हैं कि हमारे कुछ काम अभी पेंडिंग है, उनके लिए कौन जिम्मेवार है? अपने डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट को आकृष्ट कर सकते हैं, इस प्रकार की ट्रेनिंग सेंटर होना बहुत जरूरी है। जब वो होगा तो मैं समझता हूँ आधी बेरोजगारी इस प्रकार की चीजों से भी दूर हो जाएगी। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, स्काई न्यूज पंजाब में आपका स्वागत करता हूं मैं कोमल सिंगला। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव सरगर्मियां बढ़ा दी गई हैं। इसी के चलते आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं सोलन, जहां से मौजूदा कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल, जो कि पूर्व मंत्री, पूर्व एमपी रहे और साथ ही आर्मी में भी इन्होंने लंबा समय गुजारा, साथ ही भारत देश के लिए 3 लंबी लड़ाइयां भी लड़ी। तो हमारे साथ है सबसे पहले शांडिल साहब, आपका स्काई न्यूज पे स्वागत। धन्यवाद जी। शांडिल साहब, आप आर्मी में रहे और इस समय बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है अग्निपथ, जिसमें भारत देश के युवाओं को 4 साल के लिए फौज में जगह दी जा रही है, पर उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अग्निपथ किस आशय से चलाया गया जी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैं जानता हूं कि फंड्स की कमी है जी, और सबसे बड़ी बात कि भाई किस प्रकार से पेंशन जी, एक्सचेकर से निकले दी जाए जी, यही सब इश्यूज के कर चलते, वित्तीय संसाधनों के चलते मैं समझता हूँ ये अग्निपथ उभरा है जी, ऐसा मेरा मानना है। और अग्निपथ किसी भी लिहाज से इस ग्लोरियस आर्मी के लिए फर्दर ग्लोरी नहीं देगा जी, ऐसा भी मेरा मानना है, बिकॉज मैंने भी 35 साल सर्विस की इस महान इंडियन आर्मी में जी, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो योजनाएं बीच में ले आते हैं जी, बिना सोचे समझे, वो सचमुच में हमारे ना तो युवाओं के हित में है जी, ना देश के हित में और ना ही इंडियन आर्मी के हित में है, ऐसा मेरा मानना है। शांडिल साहब, आप कैसे देखते हो, भारत सरकार दावा कर रही है कि हमारी तरफ से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, क्या ये स्कीम जो 4 साल के लिए फौज में जगह दी जा रही है उसके बाद उन युवाओं का क्या फ्यूचर है, कैसे देखते हो? किस प्रकार की रोजगार की हम बात करते हैं ये भी ध्यान में देना चाहिए कि 4 साल की अवधि में जी, ट्रेनिंग पीरियड मान लो 6 महीने इन्होंने बताया है जी, थोड़ी बहुत छुट्टी डाल दे तो ये 3 वर्ष की सेवा काल एक प्रकार से रह जाती है। बिल्कुल। तो जब उनको 4 साल के बाद 75% घर भेजे जाएंगे लोग जी, उन लोगों का ये कहते हैं कि पैरेलल इंडक्शन होगा, कुछ बड़ी बड़ी अच्छी या तो बड़ी कंपनीज वाले लोग इनको लेंगे या इनको किसी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इत्यादि में इंडक्ट किया जाएगा जी, ये सरासर गलत है जी, फैक्ट्स पे आधारित नहीं है और ये संभव भी नहीं होगा। एक किस्म से मैं समझता हूँ जो इनकी प्लानिंग है वो युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है, जी,
इंडियन आर्मी के साथ तो खिलवाड़ है ही, जी। क्योंकि मैं समझता हूँ हमारी बड़ी ग्लोरियस इंडियन आर्मी रही है। जो इसका रिकॉर्ड है वो वी मस्ट सल्यूट ऑल दोज पीपल जी। जिन्होंने 65, 62, 71 की और कारगिल जैसे युद्धों में भाग लिया है। जी। और उस आर्मी में किस प्रकार का काम हमारे लोगों ने किया है, हमारे जवानों ने किया है, जिसका हम आज भी फख्र से लोगों में बखान करते हैं। कारगिल के युद्ध में तो 4 परमवीर चक्र थे, तो उसमें से 2 हमारे कब्जे में थे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी अवधि में वो बच्चे तैयार होकर सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक जवान को दुश्मन का सामना करने के लिए जो मैं देखा है युद्ध में स्वयं भाग लेकर, उसके लिए ट्रेन करना होता है। बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तो खुद ट्रेनिंग मेजर रहा हूँ अपने सेंटर का, और इन जवानों को कैसे तैयार किया जाता है ये इसके लिए अवधि भी चाहिए, बच्चों को ट्रेनिंग करने की पूरी विधा भी चाहिए, पूरी इसके लिए फॉर्मेट भी चाहिए, और बच्चों के अंदर इसके एक स्वाभिमान भी पैदा हो जाता है कि हम इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं। जब 75% को आप घर भेज रहे हैं तो इस प्रकार का ये संभव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो शांडिल साहब, आप हिमाचल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आपका नाम जो है पूरे हिमाचल के लोग आपको जानते हैं। बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इस बारी जो है दोबारा बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। बीजेपी ये दावा करती है कि इस बार जो है बदलाव नहीं होगा। जैसे हिमाचल में रीत रही है, रिवाज रहा है कि हर बारी नई सरकार को मौका देते हैं हिमाचल के लोग। क्या लगता है आपको, बीजेपी का ये कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, दावे तो कोई भी कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी को भी अधिकार है कि वो दावे करे, परंतु ये दावे बिल्कुल खोखले साबित होंगे। क्यों कि न केवल भाई कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आएगी, ये भी एक तथ्य है, लेकिन मैं इससे भी बड़ा तथ्य आपको बताना चाहता हूँ कि इन वर्षों में जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने लोगों के लिए क्या किया। मैं जानता हूं कि कोविड जैसी भी चीज़ बीच में आई, परंतु उसके अलावा सचमुच में हमारे क्षेत्र में विकास की गतिविधियों पे एक बार से ताला लगा है। हमारे विकास की गतिविधियां ठप हो गई हैं, और किसी भी प्रकार की बड़ी योजना, मैं तो अगर अपना भी विधानसभा क्षेत्र लूँ, उसमें जिसमें मैंने 463 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्य किए हैं, जिसकी मैं बच्चों को अपने देता भी रहता हूँ, सभी लोगों को, महिलाओं को, उन लोगों को सबको पता है कि हमारे इस क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी कोई स्कूल का कमरा या स्वास्थ्य का केंद्र का कमरा या कोई भी सड़क, कोई भी बड़ा विकासात्मक काम नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये दावा करना कि हम दोबारा रिपीट करेंगे, बिल्कुल सरासर गलत है। जी शांडिल साहब, जैसे आप दावा करते हो कि आपने 463 करोड़ का काम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किया, आप मंत्री भी रहे, आप MP भी रहे, आपके पास पावर भी रही, आपको लगता है कि क्षेत्र के लोग जो हैं आपकी गतिविधि से, आपके कार्यकाल से संतुष्ट हैं और खुश हैं और आपको दोबारा मौका देंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्षेत्र के लोगों के अंदर ये संतुष्टि है कि हमारे विधायक ने हमारे लिए काम किया। पिछले लगभग 10 साल, 2 मेरी टर्म पूरी होने वाली, दूसरी भी, तो इस अवधि में मैंने हर क्षेत्र का स्वयं दौरा किया है। मेरा अभी भी दौरा जारी रहता है। आप यदि किसी से भी पूछें क्षेत्र में जाकर, हमारा विधायक मिलन कार्यक्रम जो लगभग पिछले 2 वर्षों से लोगों के बीच में बड़ा एक प्रकार से पॉपुलर हुआ है, आप अभी भी देख सकते हैं कि हम कोई भी उनका ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे स्वास्थ्य का है, चाहे वो सड़कों का है, चाहे वो कोई और विकास की गतिविधि, महिला मंडल है, युवा मंडल है, या पंचायत का घर है, कोई भी विकासात्मक कार्य से छूटा नहीं रह जाता। और हमने पूरे क्षेत्र का दौरा स्वयं किया है। मैं स्वयं काम की समीक्षा भी देखता हूं, और लोग हमारे काम से बेहद खुश हैं। आप इसे लोगों से भी पूछ सकते हैं। जी शांडिल साहब, अक्सर देखा जाता है कि चुनाव नज़दीक आते ही लीडर जो अपने घर से निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या आप भी चुनावों को नज़दीक देखते हुए अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों में विचर तो नहीं रहे? क्या आपकी तरफ से पहले से ये प्रयास किए जा रहे? जब जैसे ही हम मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बने, हम दूसरे ही दिन से लोगों के बीच की समस्या को धन्यवाद करने गए कि उन्होंने मौका दिया। उन्होंने ये मौका इसलिए दिया कि भाई मेरे जैसे एक पुराने सैनिक को, जिसने देश की रक्षा की हो, मैं इन्हीं के आशीर्वाद से दोबारा चुना मुझे इन्होंने। पहली बार जब मैं चुना गया तो मैं इनके नज़दीक से देखी समस्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोर स्टेडियम हमने स्कूल में था, जहाँ मैं खुद पढ़ा हूँ, हमने वहाँ पे
दूसरी गतिविधियां दी, जैसे तहसीलें बनाई, हमने थाने अपग्रेड करवाए, हम लोगों ने वहाँ पे अपनी जितनी भी और शिक्षा से संबंधित जो अपग्रेडेशन होनी चाहिए वो करवाई, स्कूल अपग्रेड कराए। इसे राजा वीरभद्र सिंह जी का जो हमारे उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनका बड़ा योगदान रहा है। उनके आशीर्वाद से आप देख सकते हैं सोलन में भी अगर आप देखें तो हमारा शांति बाईपास, जो अभी थोड़े ही दिनों में शायद ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारा सैनिक रेस्ट हाउस जो बहुत अच्छे तरीके से बना है, और हमारा यहाँ पे पहले भी हो चुका उसका, तो यहाँ पे चंबा घाट में हमारा सर्किट हाउस, या जो हमारा डीसी ऑफिस जो अपने में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, लगभग 26 करोड़ से बनी ये इमारत बहुत ही अच्छे। सर, रोजगार के लिए आपकी तरफ से क्या कोई प्रयास किए गए हिमाचल प्रदेश में या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? ये बहुत ही प्रश्न अहम है और ठीक कहा आपने। मैं तो ये समझता हूँ कि आज भी हालांकि हम पूरी तरह से अपने इसका दोहन नहीं कर सके प्रकृति के सौंदर्य का, ये सबसे सुंदर इलाका है। इसमें प्रकृति ने एक तरह से खजाना भरकर रख दिया है। अभूतपूर्व जगहें हैं, ऐसी ऐसी दूर की जगहें जिनको हमने देखा भी नहीं, कई बार ऐसे भी रिमोट एरियाज हैं। मैं तो समझता हूँ उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, पर अभी की सरकार भी कर रही है। तो मेरा मानना है कि इसका पूरा दोहन नहीं हुआ है। हमें क्या कारण रहे, क्योंकि क्षेत्र के लोगों को वंचित रहना पड़ गया कुछ चीज़ों की वजह से। लोग कहते हैं कि हमारे कुछ काम अभी पेंडिंग है, उनके लिए कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें बहुत से कारण रह सकते हैं इन सब चीज़ों के। सबसे बड़ा कारण होता है इसमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है वो बड़ी प्रबल होनी चाहिए। हमारा फोकस अपने उन एरिया से तब होना चाहिए, जैसे हमारे पास बेरोजगारी, आप देख रहे हैं महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, और बेरोजगार युवाओं की वजह से जो एक प्रकार से दूसरे मुसीबतें आती है, जैसे नशे की तरफ चले जाना, उनकी संस्कृति को भूल जाना। तो मैं समझता हूँ कि हमारा प्रदेश जहाँ पे कल्चर रिलीजियस टूरिज्म कैन टेक यू टू द स्काई, इतनी ज़्यादा हम पराकाष्ठा पर जा सकते हैं, ऊंचाइयों पर जा सकते हैं कि शायद ही दुनिया में कोई दूसरी जगह ऐसी इतनी भरपूर जितना कि मैंने कुछ दुनिया देखी है। मैं समझता हूँ हमें छोटे छोटे अपने ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, क्षेत्र के बेसिस पे, अपने स्टेट के बेसिस पे भी हो सकते हैं, जिसमें हम लोगों को ट्रेन करें। वहाँ के प्राकृतिक छटा को दिखाने के लिए गाइड, यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र के व्यंजन होते हैं उनको बनाने को खुद को तैयार करना, प्रोफेशनल वे में उनको तैयार करना कि कैसे होस्ट बनना, किस प्रकार से आप एक अपने डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट को आकृष्ट कर सकते हैं। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। जब वो होगा तो मैं समझता हूँ आधी बेरोजगारी इस प्रकार की चीज़ों से भी दूर हो जाएगी। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे और भी बहुत से एरियाज है जिससे हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। इस क्षेत्र में और भी बहुत सी संभावनाएं हैं। हमारे पास पानी का क्षेत्र है जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बड़े अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, और जो विकसित जितना हुआ है मैं समझता हूँ उससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमें और आगे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इस प्रदेश में तो जल, जंगल और ज़मीन, अगर इन सब चीज़ों को हम ध्यान दें, इस चीज़ का समन्वय बैठाएं, तो इनको विकसित करें, तो मैं समझता हूँ बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बिल्कुल, अच्छा प्लानिंग है आपकी। अब शांडिल साहब, किसानों का क्या इस प्रदेश में वजूद है, फ्यूचर क्या है? क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश सेब यानी कि एप्पल के लिए पहचाना जाता था, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी। आजकल टमाटर की बड़ी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, कैसे देखते हो? किसानों के लिए क्या चैलेंजेस है? किसान के लिए तो मैं समझता हूँ, मैं सच कहा आपने, हमेशा ही चैलेंज रहे हैं। हम कभी कभी मुंशी प्रेमचंद का नॉवल पढ़ते थे एज स्टूडेंट, अभी भी पढ़ता हूँ। गोदान उन्होंने कहा तो उसमें समस्याएं यही थी कि जो मैं समझता हूँ उस वक्त उनकी समस्याएं थी, लगभग किसी न किसी रूप में आज भी वो सब के सब प्रेजेंट हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे है, जो आजकल की समस्या है, वो है कि हमें, ठीक है सेब तो हमारा है ही, सेब का राज्य है और उसके लिए समर्थन मूल्य भी मिलना चाहिए, उसको सबको मिलना चाहिए। परंतु इस क्षेत्र में जिसको प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, यहाँ पर टमाटर, मटर, बीन्स, शिमला मिर्च इत्यादि जो मैं समझता हूँ ऐसी खेती है, इसमें विशेषकर टमाटर प्रधान है। दुनिया भर में गोला, यहाँ का जो हिमसोना, ये मशहूर टमाटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मशहूर हुए हैं। मेरा मानना है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम सेब को देते हैं, उसी की तर्ज पर हमें
इनके उत्पादकों को भी देना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में मैं कल 2 दिन पहले मैं गांव में था जी। इसी कार्यक्रम करने के, जो हमारा होता है विधायक मिलन कार्यक्रम। तो मैंने देखा कि लोगों की जो समस्या है वो इसलिए 2 महीनों से जो लगभग बारिश से वजह से कालापन आ जाता है। तो जो 2015 में एक जो इनकी पेटी मैं समझता हूँ 200 में बिकती थी, वो आज के दिन में सिर्फ 150 में बिक रही है। आप सोचिए 2015 और 2022 में 7 साल का अंतर है। बढ़ना चाहिए, उधर एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, इधर किसान को एमएसपी कम मिल रही है। शांडिल साहब, इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोई प्रयास भी किए जाएंगे या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? नहीं, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। मैं इसे अपने आने वाले विधानसभा सत्र में भी उठाऊंगा, विशेष चर्चा के रूप में भी लाने का प्रयास करूंगा। और मैं जानता हूँ कि लोगों की सच में कई बार तो लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी खेती बंद करके कोई और ऑप्शन देखी जाए, कोई किसी और अल्टरनेटिव को ढूंढा जाए, ताकि बेचारे वो तो नहीं तो खेती की भूखमरी के कगार पे भी आ जाएंगे। ऐसा मैंने देखा है। इस बार खासकर जो ये बारिशें हुई है ज़्यादा, इससे विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो इसको मैं विधानसभा में उठाऊंगा और कुछ ना कुछ रास्ता लोगों के लिए, राहत के लिए निकालेंगे। बिल्कुल। शांडिल साहब, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरा आखिरी सवाल है कि 2017 से 22 तक आप विधायक रहे हो, कांग्रेस की सरकार नहीं है प्रदेश में, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और क्या नुकसान इस क्षेत्र के लोगों का उसमें हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, जहाँ तक चैलेंजेस का है, चैलेंजेस हमेशा ही राजनीति में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति को हमें कभी उस स्तर तक नहीं लाना चाहिए कि जिसमें हम सिर्फ कुर्सी बचाने का ही काम करें। हमें विकासात्मक चिंतन रखना होता है। और मेरा मानना है कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपने युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा के साधन पैदा करें, अच्छे संस्थान पैदा करें और उनके अंदर अच्छे संस्कार ही भरे जाएं। जैसे कि हमारा देवभूमि है, यहाँ की देव संस्कृति कभी ना भूलें, बड़ों का सम्मान कभी ना भूलें और नशे की प्रवृत्तियों से दूर रखते हुए इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए एक मानव संसाधन ऐसा तैयार करें कि जिससे बच्चे कल के भविष्य के लिए तैयार हों। जिसके लिए राजनीति का अखाड़ा केवल ये ना रह जाए कि हम अपनी सीट को बचाने के लिए काम करें। हमें बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा, यहाँ के विकास की तरफ जो यहाँ प्राकृतिक दृष्टि से जो चैलेंजेस आए हैं वो देना होगा। अधोसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि कोई एक ऐसे गांव न रह जाए जहां पे लोग सड़क से ना जुड़ें। ये सड़क जो है यहाँ की भाग्य रेखाएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे कृषि प्रधान है ये अभी तक हमारे पास जो इनके चैलेंजेस है, जो इनकी मुसीबतें, उसको हम हल करते हुए कल का एक अच्छा भविष्य हिमाचल के लिए प्रदर्शित करें, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शांडिल साहब अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व एमपी और मौजूदा कांग्रेस के सोलन से विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी, जिनका दावा है कि उनकी ओर से 463 करोड़ के काम सोलन क्षेत्र के लिए किए गए हैं और आगे भी जनता अगर इन्हें मौका देती है तो ये लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कैमरा पर्सन परवीन के साथ कोमल सिंगला, स्काई न्यूज़ हिमाचल। हर खबर ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।